नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और रविवार की सुबह बुरी खबर लेकर के आई है। ये बुरी खबर हमारे देश के लिए है। नाम भले हम मोदी का लें, लेकिन ये खबर हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। मोदी जी, याद कीजिए वो दिन जब आपने कहा था बधाई हो मेरे दोस्त, लेकिन दोस्त दोस्त न रहा। आपने बधाई हो मेरे दोस्त कह के विश्व गुरु वाली इमेज को लार्जर देन लाइफ बनाते हुए चुनाव प्रचारों में खूब इस्तेमाल किया है। लेकिन आज वही आपका कथित दोस्त खुलेआम धमका रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी एंड कंपनी, जिसको कहते हैं कि दोस्तों का एक संगठन, और वो दोस्ती आर्थिक हितों के आधार पर बन रही थी, उसमें देश बढ़ रहे थे। खुली धमकी दी है मोदी और उनके दोस्तों को डोनाल्ड ट्रंप ने, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका। ये धमकी भारत के लिए कितनी खतरनाक है, कितना बुरा असर हो सकता है भारत की इकोनॉमी पर। जिस इकोनॉमी 143 करोड़ लोगों के भरोसे जो इकोनॉमी बढ़ रही थी, जिसका बुलबुला लेकर के बार बार चुनाव प्रचार से लेकर के और अलग अलग पॉलिटिकल मंच पर अपने एजेंडे में शामिल करते हैं मोदी जी, उस बुलबुले को फोड़ने के लिए, इस इकोनॉमी को धक्का देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्यों तैयारी कर रहे हैं, आज इस चर्चा में समझेंगे। सीधे पहले जोड़िए भाऊ को, कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए भाऊ। अब आप दिखा दीजिए कंट्रोल रूम डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट। स्वागत है भाऊ, ट्रंप का ट्वीट जरा देखिए। ये ट्वीट क्या कह रहा है? अंग्रेजी में ट्वीट है, लेकिन मैं इसको हिंदी में बता दूं। ये लिख रहे हैं ट्रंप कि डॉलर से दूर होने की ब्रिक्स देशों की कोशिश में हम मूक दर्शक बने रहे, यह दौर अब खत्म हो गया है। यानी ये दौर था थोड़ा बहुत गुंजाइश, अब खत्म हो गया ट्रंप के आने से। हमें इन देशों से प्रतिबद्धता की जरूरत है कि वे न तो कोई नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे, न ही ताकतवर अमेरिकी डॉलर की जगह लेने के लिए किसी दूसरी मुद्रा का समर्थन करेंगे। यानी समर्थन भी नहीं करना है, वरना उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अगर ब्रिक्स देश ऐसा करते हैं तो उन्हें शानदार अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अपने उत्पाद बेचने को विदा कहना होगा। बाय बाय अमेरिका। वे दूसरी जगह तलाश कर सकते हैं। इसकी कोई संभावना नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर की जगह ले पाएगा, और ऐसा करने वाले किसी भी देश को अमेरिका को गुड बाय कह देना चाहिए। अब ये हटा दीजिए, जरा कुछ और चीजें दिखा दे तभी। जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए, मोदी जी ने दनादन ट्वीट किए अपने दोस्त को, वही डोनाल्ड ट्रंप को। दिखाइए जरा, एक ट्वीट नहीं, दनादन ट्वीट्स किए थे। ये देखिए ट्वीट आप। हैड ए ग्रेट कन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद अगला ट्वीट देखिए, एक ही दिन में ये ट्वीट था आपका 10:28 पर रात में। ये उसके पहले का ट्वीट है जिसमें Heartiest congratulations, my friend, हाँ, on your historic election victory. As you build on success of your previous term, I look forward to renewing our collaboration to further strengthen the India-US comprehensive global and strategic partnership. Together, let's work for betterment of our people and to promote global peace, stability, and prosperity. देखिए दो दो ट्वीट आपने लगातार देखे, दोनों में जोरदार बधाई है उनकी भारी भरकम जीत पर, उस शानदार विजय पर। अब जरा देखिए, भारतीय मीडिया को भी थोड़ा सा देखना जरूरी है। जब आप आज की तारीख में भी गूगल में सर्च में डालेंगे डोनाल्ड ट्रंप पर मोदी की प्रतिक्रिया, तो क्या आता है? जरा दिखाइए कंट्रोल रूम, दिखाइए। ऐतिहासिक ऐतिहासिक जीत पर बधाई मेरे दोस्त। ट्रंप की जीत पर पीएम मोदी ने खास अंदाज में दी बधाई। ट्रंप की जीत पर पीएम मोदी का आ गया पहला रिएक्शन, अपने दोस्त को यूं दी बधाई। आगे दिखाइए। 4 तस्वीरें, जिगरी यार, पीएम मोदी ने कैसे दी ट्रंप को जीत की बधाई। चलिए हटा दीजिए, हटाइए सब भाऊ। ये जोरदार बधाई जीत की जिगरी यार को, और जिगरी यार ने दिया है 440 वोल्ट का झटका। ये जो टैरिफ की बात हो रही है, टैरिफ को जो दर्शक नहीं समझे उनको बता दिया है, आयात शुल्क। आयात शुल्क यानी अगर भारत किसी देश पर 100% टैरिफ लगा दे, उस देश का कोई प्रोडक्ट 5,000 रुपए में
भारत में मतलब उसका जो मूल्य है 5,000 रुपए भारत में आने का है, तो वो उस पर 5,000 रुपए का ही आयात शुल्क लग जाएगा, वो 10,000 रुपए में आएगा, तो 5,000 का अगर सामान 10,000 में आएगा, तो वैसे ही उसके लिए मार्केट खत्म हो गई। अब अमेरिकी व्यापार की अगर हम बात करें, तो अमेरिका के साथ भारत का व्यापार क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भारत कितना निर्यात करता है अमेरिका को, वो महत्वपूर्ण है। करीब 42 अरब डॉलर का भारत का निर्यात है। लेकिन सीधे भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ, ये एकाएक डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुर्सी पर बैठे नहीं है, लेकिन ये झटका देना शुरू कर दिया। ये मोदी के लिए कितना बड़ा झटका है अपने दोस्त की तरफ से। देखिए आशीष जी, ये झटका नहीं है, हम्म, ये आपकी मूर्खता है कि आप हर जगह पे पर्सनल रिलेशन पे काम करते हैं। हम्म, यह आपकी मूर्खता है कि किसी ने आपको थोड़ा सम्मान कर दिया तो आपको लगता है कि वो आपका जिगरी यार हो गया है। और मुझे इससे ज्यादा दया आती है हमारे विदेश मंत्री पर, हम्म, जो एक आईएफएस ऑफिसर है, सेक्रेटरी रह चुके हैं, सचिव रह चुके हैं विदेश मंत्रालय के। रशिया, चाइना, अमेरिका, हर जगह वो रह चुके हैं। उन्हें पता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी छोटे देश का प्रधानमंत्री या अध्यक्ष जाएगा अमेरिका तो उसका एक स्वागत होगा, वो प्रोटोकॉल होता है। अमेरिका में इतने भारतीय बसे हैं, उन वोटों पे भी नजर होती है, इसलिए मोदी जी की जय जयकार होती है। आप अमेरिका का इतिहास देखिए, अमेरिका की जो मुख्य जननी है वो इंग्लैंड रही है। इंग्लैंड से ही लोग माइग्रेट होकर अमेरिका गए, फिर बाकी देशों के भी गए। समय आने पे इंग्लैंड को भी आके दिखा सकता है, क्योंकि अमेरिका के हर नेता को, चाहे किसी की भी सरकार हो वहां पे, अमेरिका का हर नेता उसके लिए अमेरिका फर्स्ट है। अमेरिका का आम नागरिक पहला है, अमेरिका का इंटरेस्ट पहला है। दोस्ती यारी नहीं निभाते, दोस्तियां देश के आगे हमारे यहां निभाई जाती है। अडानी जी के लिए भारत को साइड को रख के विदेशों में उनके डील होते हैं, तब देश का हित नहीं, अडानी का हित देखा जाता है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति वो आम नागरिक का हित पहले देखेगा, अमेरिका का हित पहले देखेगा। भारत की अमेरिका के साथ दोस्ती है, और खासकर नरेंद्र मोदी जी 2013 में आने के बाद बहुत सारा बैलेंस हमारा टिल्ट हो गया। हम पहले नॉन अलाइनमेंट नेशन थे, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। लेकिन रशिया हमारा एक अच्छा दोस्त था, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन और पाकिस्तान के पीछे अमेरिका खड़ा था ताकत के साथ। अमेरिका के साथ हर सरकार ने लोहा लिया, और अमेरिका ने भारत को तब तक परेशान किया जब तक अफगानिस्तान का मामला सॉल्व नहीं होता। अफगानिस्तान का मामला सॉल्व हो गया, पाकिस्तान की जरूरत खत्म हो गई, चाइना दूसरा दुश्मन आ गया। चाइना को हैंडल करने के लिए भारत की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने भारत के सर पे हाथ रखा, और हम सोचते कि हमारे दोस्त हो गए। और ये डोनाल्ड ट्रंप से नरेंद्र मोदी को सीखने की जरूरत है। भारत के इंटरेस्ट के लिए वो किसी को भी आके दिखा सकते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, ना कि अपने को नोबेल प्राइज मिले, विश्व गुरु बनने के चक्कर में जबरिया घुस जाओ, उस युद्ध में मैं मध्यस्थी करूंगा, इस युद्ध में मैं मध्यस्थी करूंगा। मणिपुर जल रहा है, उसको आप संभाल नहीं पाते। तो जब ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ, और ब्रिक्स में आप ये देखिए, उसमें रशिया एक मेजर प्लेयर है, और रशिया हमेशा वो काम करेगा कि जो अमेरिका के खिलाफ होगा। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश है? ब्राजील है, रशिया है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, संयुक्त अरब है। इसमें से ज्यादातर देश वो है जिनका अमेरिका के साथ थोड़ा सा पंगा है। थोड़ा ठीक क्या है? ज्यादा तो पंगा वाले हैं। उन्होंने यदि ब्रिक्स को एक टूल बनाया, या ब्रिक्स के खंधे पे से हथियार चला रहे हो, गोली चला रहे अमेरिका पे, तो कम से कम भारत जैसे देश को उसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए था। डॉलर को खत्म करेंगे, ब्रिक्स की अपनी करेंसी होगी,
ये कौन चाहता है? अब इसमें देखिए, ब्राजील चाहेगा, रूस चाहेगा, चीन चाहेगा, दक्षिण अफ्रीका चाहेगा, मिस्र चाहेगा, इथोपिया चाहेगा, ईरान भी चाहेगा। सिर्फ संयुक्त अरब इमरात जो है, यूएई, वो अमेरिका की तरफ टिल्ट है। और भारत के प्रधानमंत्री कहते बड़े दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने भारत को उचका दिया, तवे पे बिठा दिया। ये फूल के गुब्बारा हो गए और नई करेंसी का प्लानिंग घोषित कर दिया, जो अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जब हुआ था ये। तो कम से कम पहला जो राष्ट्रपति था उसने उसको माइंड ले लिया कि पहले करेंसी तो आने दो, करेंसी आने के बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं ये। जैसे ही करेंसी आने की बात ही फ्लोट हुई है, अभी करेंसी आई नहीं है, तो ट्रंप ने सीधे सीधे जवाब दिया, धमकाया है। इस पे रशिया का रिएक्शन हो सकता है। या आप 100% लगा दीजिए, रशिया पे वैसे भी सैंक्शन लगे हुए हैं, आप लगा दीजिए, हमको तकलीफ नहीं होगी। चाइना बोल सकता है, लेकिन चाइना की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि चाइना के लिए अमेरिका बहुत बड़ा मार्केट है। इसमें फंसेगा भारत। और भारत को ये समझ लेना चाहिए कि भारत देश का इंटरेस्ट कहाँ है। ब्रिक्स में आपको किसी ने साफ साफ बोल दिया तो आप एकदम सर पे चढ़ गए, आप एकदम, आपको लगेगा कि आप में विश्व की ताकत हो गई, आप डॉलर को भी ललकारेंगे। तो फिर डॉलर को ललकारिए, तो फिर वो ताकत रखिए, पूरा रशिया के साथ चले जाइए। रशिया, चीन और भारत तीनों मिलकर एक ताकत बन सकती है जो अमेरिका को ललकार सकते हैं। लेकिन चीन से आपका पंगा चल रहा है। रशिया आप पे विश्वास नहीं रखता, क्योंकि पहले आपने रशिया को छोड़ दिया इजराइल और अमेरिका के पक्ष में जाकर। जो रशिया निर्भर अपना देश था, वो आपने पूर्ण रूप से अमेरिका निर्भर कर दिया। मोदी मोदी के नारे क्या लगवा रहे आप अमेरिका में? आपको लग रहा था कि आप एकदम विश्व गुरु हो गए। हो सकता है अमेरिका में अगला चुनाव, अमेरिका तो नहीं लड़ रहे कि भाजपा की अमेरिका शाखा एक उम्मीदवार खड़ी कर रही है वहां पे। एक और बात भाऊ, एक और तथ्यात्मक बात इसमें और भी है कि जब चुनाव प्रचार में थे ट्रंप, तो उस समय उन्होंने वादा किया था चीन को लेकर के, अपने देश में चीन को लेकर के कहा था कि चीन पर तो हम 60% टैरिफ लगाएंगे ही लगाएंगे। चीन और अमेरिका में खुलेआम, अब कोई दुनिया में ये छिपा नहीं है, खुलेआम दुनिया का बॉस कौन, इसको लेकर के चीन और अमेरिका में आमने सामने की टक्कर है। रसिया और अमेरिका में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से ही टकराव है, शीत युद्ध चला दशकों तक। रसिया जो है संयुक्त जो है यूएसएसआर जो था, वो यूएसएसआर डिवाइड हुआ, विभाजन हुआ, इतने टुकड़े हो गए उसके। लेकिन भारत जो गुटनिरपेक्ष था, जिसको नेहरू ने गुटनिरपेक्ष रख करके, वही नेहरू जिनको कोस कोस करके दिन रात जो है तालियां बजवाते हैं, वही नेहरू गुटनिरपेक्ष रख करके अपने आप को एक पावर के रूप में, एक थर्ड वर्ल्ड का पावर, जो बाकी दोनों दुनिया से जो आमने सामने है, उन दोनों से अलग होकर के अपना अस्तित्व रखता है। जिसको हमसे जरूरत होगी वो हमसे संबंध रखेगा, और हम अपने शर्तों पर न्यूट्रल रहेंगे, जिससे संबंध रखना होगा रखेंगे। आज वो भारत पक्ष बन के खड़ा हो गया है, और दोनों पक्ष भारत पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। दोनों पक्ष, आपने कहा जैसे रसिया भी विश्वास नहीं कर रहा है, और अमेरिका तो धमका ही रहा है। इसके पीछे क्या एक वजह जो मैं समझना चाहता हूं, अमेरिका के लिए शुरुआत आपने यहीं से कहा कि उनके लिए नेशन फर्स्ट है। वो ट्रंप आए, बाइडेन आए, रिपब्लिकन आए, डेमोक्रेट आए, भारत में क्या मोदी फर्स्ट वाला जो है ना, जो व्यक्ति पूजक समाज, मोदी फर्स्ट, यहाँ के मीडिया के लिए मोदी फर्स्ट। 4 तस्वीरें देखिए कैसे जो है बाइडेन और कैसे डोनाल्ड ट्रंप मोदी के सामने बिछ गए हैं। 5 तस्वीरें देखिए, मोदी नहीं, जिन्होंने ये हेडलाइन दी, जिन्होंने जो हेडलाइन दी, जिगरी यार, उनको इस पे अभी टिप्पणी करनी चाहिए। हाँ, वो जिगरी यार कैसा तुम्हारा जिगर निकाल के लेके जा रहा है। इसका एक आशीष, मैं दूसरा रिपलिकेशन देखता हूं थोड़ा सा आगे जाके। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यदि चाइना पे
60% का टेरिफ लगाते हैं, हम्म तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो चाइना जा रहा है वो इंडिया आ रहा है। हम्म चाइना से जो इन्वेस्टमेंट और जो इंडस्ट्रीज इंडिया आना चाहती है, हम्म उनको उनके लिए एक ही ये है कि भाई इंडिया में रहेंगे तो किसी का डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि ओरिजिन ऑफ शिपमेंट चाइना होगा, हम्म माल सैमसंग का होगा, माल टोयोटा का होगा, जापानीज कंपनी का, लेकिन ओरिजिन यदि उसकी चाइना होती है तो टेरिफ लगता है। हम्म तो वो लोग यदि वहां 60% टेरिफ लगते हैं तो वो इंडिया को एक इन्वेस्टमेंट हब देखते हैं। यदि हम हमारी फैक्ट्रीज इंडिया में शुरू करेंगे हम्म तो शायद फिर हमके लिए लेबर सस्ता, मतलब चाइना के बाद इंडिया का नंबर वो लगा सकते थे। हालांकि इंडोनेशिया से लेके अफ्रीकन कंट्रीज भी लाइन में है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको। और यदि 100% लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ भी करते हैं तो भाई साहब आप भूल जाइए कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा। यहाँ की जो फैक्ट्रीज है, जो अभी हम इतरा रहे कि एप्पल ने हमारे यहाँ खोली और हम इतना निर्यात कर रहे हैं, ये लोग ऐसे देशों में चले जाएंगे जहां 100% नहीं है, टेरिफ नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी एक बाइंग कैपेसिटी वाला एक अच्छा देश है। दूसरी, सामरिक ताकत जो अमेरिका की है उसके आगे सभी नतमस्तक है। तो वो सामरिक ताकत को देखते हुए आप अमेरिका से डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकते। तो इसके लिए आपने ये जब सोचा, जब आपने रशिया ने जब ये फ्लोट किया आइडिया कि अमेरिकन डॉलर की दादागिरी अब सहन नहीं करेंगे, तो भारत में उसमें एकदम आगे जाके लीडरशिप नहीं लेनी चाहिए। अब इसमें कौन सा कंट्री ऐसा है जिसकी औकात है कि बिना डॉलर का, भाई रशिया कर लेगा। रशिया, क्योंकि रशिया पे वैसे भी बैन लगा हुआ है, सैंक्शंस लगे हुए हैं, हाँ वो तो अभी सुलझ ही रहा है सैंक्शंस का, और उसमें भी उसका रास्ता ढूंढ लिया। उसने भी भारत को माल इसलिए दे रहा है क्रूड ऑयल क्योंकि भारत के थ्रू वो यूरोप बेच रहा है। भाई जो क्रूड आ रहा है वो कहाँ रिफाइन हो रहा है? अंबानी के यहाँ रिफाइन हो रहा है, और अंबानी आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको, और डायरेक्ट भारत को भी नहीं मिल रहा है। वो बीच में एक ब्रोकर फर्म भी है जिसको 3% ब्रोकरेज देना पड़ता है, दलाली देनी पड़ रही है, और सुना मैंने वो भी कोई गुजरात की कंपनी है। लेकिन तो कुल मिलाकर इसके रिपरकेशन लंबे होंगे। आने वाला भारत का इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा 100% टेरिफ की बात की तो, या भारत को हमेशा इमीडिएटली विड्रॉ होना पड़ेगा कि भैया ये ब्रिक्स का ये करेंसी वाला मामला बिल्कुल बंदे ठंडे बस्ते में डाल दिए, क्योंकि आगे ट्रम्प है। और डोनाल्ड ट्रंप इसलिए जाना जाता है कि वो जो बोलता है वो करता ही है। फिर वो फेनेटिज्म का एक उच्च बिंदु है हाँ अपने हाँ देश को लेकर और अपने विचारों को लेकर, हम्म। वो बॉदर नहीं करता। लेकिन एक एक पॉइंट और है, आपने कहा था जैसे, हालांकि अमेरिका और भारत में बहुत फर्क है। वहां के न्यायालयों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट है, वहां के नागरिक के लिए नेशन फर्स्ट है, वहां की मीडिया के लिए नेशन फर्स्ट है, उसके वहां की मीडिया के लिए भी पत्रकारिता वो फर्स्ट है, पत्रकारिता फर्स्ट है। हाँ, उनकी जर्नलिज्म फर्स्ट है वो लेकिन अपने। आशीष हाँ जी, डॉलर हाँ के मामले में पूरा देश ट्रंप के साथ है। हाँ, वही कर रहा हूं कि वो न्यायपालिका अपने। सब ट्रंप के साथ है, मीडिया ट्रंप के साथ है, आम जनता ट्रंप के पास है, यहां तक कि विरोधी पक्ष भी उनके साथ है। लेकिन एक बड़ी बात जो आपने कहा कि अमेरिका के सामने भारत टिक नहीं सकता सामरिक शक्ति में, ये कहीं मतलब ऐसा तो नहीं कि आप भारत विरोधी बात कर रहे हैं? आप मोदी जी में विश्वास नहीं कर रहे हैं? आप मोदी जी तो किसी से भी टक्कर ले सकते हैं, भैया अमेरिका के सामने टक्कर नहीं ले सकते। मोदी जी की लाल आंखें मैंने देख ली हम्म कि वो लाल आंखें करके चाइना की तरफ देखेंगे तो चाइना भग जाएगा। हम्म भैया हमारी रो रो के आंखें लाल हो गई है कि चाइना हमारी जमीन वापस कर दे, हम्म और चाइना ने नो मैन्स लैंड अपने कब्जे में ले ली और भारत की भूमि को नो मैन्स लैंड बना दिया। हम्म आज मेरे जो भाई है लद्दाख में, जिनकी गोचर की जमीन थी, वो नो मैन्स लैंड में चली गई।
कहाँ चाइना की लाल आंखें से, मुझे समझ में नहीं आता कौन सी लाल आंखें दिख रही चाइना को, चाइना को नहीं दिखी कोई आंख। तो कहने में और होने में फर्क है। पत्रकारिता में वास्तविकता सामने रखना जरूरी है। यदि हम सरकार के भटेद बन जाएंगे और कह देंगे कि भैया चाइना ने चाइना को लाल आंख दी, चाइना तो अपनी भी जमीन हमको देके गया, ऐसा फेक नरेशन करके लोगों को दिलासा देने का प्रयास करेंगे, तो हम अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हम जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हम पत्रकारिता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ट्रंप ने धमकी दी, ये कोई बात छुपी हुई नहीं है। सोशल मीडिया पे धमकी दी है उन्हें उस धमकी को डिनाई भी नहीं किया है कि मेरा सोशल मीडिया हैक हो गया, पता नहीं किसने किया। वो धमकी देने की तरफ बाद ब्रिक्स के किसी भी देश ने कोई रिएक्शन नहीं दी, भारत ने भी रिएक्शन नहीं दी। उसमें भारत और चीन सबसे बड़े लूजर होंगे। इसलिए ये जो ब्रिक्स करेंसी थी, मुझे लगता है इसका ओवर्जन हो गया। हाँ। एक नई लाइन ऑफ थिंकिंग वो भी आ सकती है, जो मैं सोच रहा हूं, अंधभक्त क्या कहेंगे, बोलेंगे अमेरिकन कंपनी पे हम बैन लगा देंगे। फिर देखते हैं अमेरिकन कंपनियां यहाँ क्या करती है। अमेरिकन कंपनी पे आप बैन लगा दोगे तो वो पाकिस्तान को सहायता बढ़ा देगा। फिर आपको सिवाय रशिया से किसी को हथियार लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे। फ्रांस भी नहीं देगा, इजराइल भी नहीं देगा, अमेरिका भी नहीं, सारा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका एक हो जाएंगे। फिर आप मुकाबला करिए। आप ये आत्मनिर्भर भारत वगैरह ये खोखली बात है रे, यथार्थ के धरातल पे जियो। अभी हमारे यहाँ अभी भी स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी चल रही है। हाँ, आत्मनिर्भर कहाँ, सब भूखे हैं। 5 किलो राशन पे 80 करोड़ जनता जो है इंतजार जिस करती है। देश की 70% आबादी 5 किलो अनाज पे जी रही है, सरकार के भीख पे जी रही है, वह आत्मनिर्भर भारत करते हैं। हाँ, आत्मनिर्भरता सिर्फ बीजेपी ने पा ली चुनाव में। चुनाव में बीजेपी आत्मनिर्भर हो गया। हाँ, ना जनता का वोट चाहिए, हाँ, ना जनता का वोट चाहिए, ना कोई वोटिंग के लिए लाइन चाहिए, बस मशीन उनका काम कर देती। वहां भाजपा आत्मनिर्भर हो गई है। लेकिन डिफेंस के मामले में अभी भी हम पे बहुत बाहर के लोगों पे डिपेंड है। हम बड़ा पंगा नहीं ले सकते, हम सारी मल्टीनेशनल्स को बाहर नहीं कर सकते देश से। हम 100% टैरिफ नहीं लगा सकते अमेरिकन कंपनियों पे। ये कनाडा नहीं है जिसके आपने लोगों को बाहर निकाल दिया, उन्होंने आपके लोगों को बाहर निकाल दिया। ये अमेरिका है। खैर, अब देखते हैं इस धमकी के बाद जो जिगरी दोस्त हैं, उस जिगरी दोस्त से क्या कहते हैं मोदी जी। एक बात इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है, ये मीडिया का एक बड़ा धड़ा, जिसे भाट चारण जो भी शब्द कहें आप, इस पर बड़ी शर्मिंदगी आती है कि ये लोग कब खुल करके निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। एक टीवी चैनल पर एक एंकर महोदया हैं, वहां पर एक पत्रकार ने कहा कि अब पश्चिमी देश भी मशीन से कागज पर आ गए, बैलेट पे आ गए, तो उन्होंने कहा आप चाहते हैं कि हम पुराने युग में चले जाएं लौट करके? बताइए, पुराने युग में ऐसी दलीलें दे करके ये टीवी पर बहस करते हैं। अब देखिए, इसी में कनाडा की आपने बात किया कि कनाडा अमेरिका नहीं है, लेकिन यही कनाडा है जिस कनाडा को अब तक तो भूखा हो जाना चाहिए था। वहां पर अब तक लोगों को पत्ते बांध के घूमने चाहिए थे। जिस समय कनाडा और भारत का विवाद बढ़ा भाऊ, उसके बाद इस देश की मीडिया ने जो छापना शुरू किया और दिखाना शुरू किया कि कनाडा भूखे मर जाएगा, कनाडा को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। मैं सोचा था कि महीने 2 महीने बाद जस्टिन ट्रूडो वहां पर केले का पत्ता बांध के घूमेगा, नंगा हो जाएगा, कपड़े रहेंगे नहीं उसके पास, एकदम भूखा नंगा कर दिया था। तो ये किसी को भी भूखा नंगा कर सकते हैं। अमेरिका ट्रंप की धमकी पर ये अमेरिका को भी भूखा नंगा कर देंगे। और हालत क्या होता है, आज एक और खबर है जिस खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा जा रहा है, काश पटेल होंगे FBI प्रमुख।
जहां पर भारतीय मूल का नाम दिखता है, यहां पर जश्न शुरू हो जाता है। काश पटेल एफबीआई के प्रमुख होंगे तो ऐसा नहीं है कि सीबीआई के लिए भी काम करेंगे ना, वो एफबीआई के लिए और अमेरिका के लिए काम करेंगे, सीबीआई के लिए नहीं करेंगे। भाई इंग्लैंड में भारत का मतलब भारत का खून प्राइम मिनिस्टर बना, हाँ लेकिन उसने इंग्लैंड का इंटरेस्ट पहले देखा। मुझे एक बात, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूं, मुझे कई बार राज ठाकरे के कई विचार मुझे लगता है कि वाकई वो जो कहता है वो गलत नहीं कहता। उसने एक बात कही कि जो बिहारी और जो यूपी वाले आते हैं मुंबई में, वो महाराष्ट्रियन कल्चर को अपनाए और रहे। और उसने कहा कि कोई मराठी यदि गुजरात में काम कर रहा है तो उसके दुकान का साइन बोर्ड गुजराती में होना चाहिए। कर्नाटक में काम कर रहा है तो कन्नड़ में होना चाहिए, क्योंकि आप भले ही मराठी हो लेकिन आप कर्नाटक में जी रहे हो, उस राज्य की जनता के साथ आप व्यवहार कर रहे हो, वहां कमा रहे हो आप। तो आप अपना मराठी वहां नहीं कर सकते कि मैं मराठी में और हिंदी में लिखूंगा, कन्नड़ में नहीं लिखूंगा। आप कर्नाटक में हो, आपको कन्नड़ सीखनी चाहिए, कन्नड़ बोलना चाहिए, नहीं तो वापस महाराष्ट्र आइए। तो वैसे ही यदि आप भारत के ओरिजिन के हैं लेकिन अमेरिका में, अमेरिका ने आपको नागरिकता दी है, अमेरिका ने आपको संसद बनाया है, अमेरिका ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है या प्रेसिडेंट बनाया है, या इंग्लैंड ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, तो उसका सबसे बड़ा दायित्व इंग्लैंड के प्रति है, ना कि भारत के प्रति। भारत के प्रति उसका सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है। हमेशा हमारे यहाँ कहते हैं लड़की जब ससुराल जाती है तो मायके से उसको सिखाया जाता है कि अब तुम्हारा घर ससुराल है, अब तुम्हारा फायदा नुकसान ससुराल है। मायके का संबंध सिर्फ कभी कभी आने का है। तो यदि प्रॉफिट और लॉस देखना हो और मायका बीच में आता हो तो तुम्हें ससुराल पक्ष के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि वो तुम्हारा भविष्य है, ना कि मायका। मायका अतीत है। हमारे घर में हम बच्चियों को सिखाते हैं, तो ये कल्चर है हमारा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पता नहीं भौरा जाते हैं, किसी प्रेसिडेंट ने कंधे पे हाथ रख गया, उसको लगता है कि बस मेरा दोस्त हो गया, जिगरी दोस्त हो गया, पता नहीं साथ में रात को डिनर क्या कर लिया, शॉल क्या उड़ा दी, उसको लगता कि हम ही हो गए सब कुछ। नहीं, प्रधानमंत्री को भाऊ इस आखिर में कहेंगे प्रधानमंत्री को सब पता होता है। ये 143 करोड़ जो आबादी जनता है ना, प्रधानमंत्री को भी पता है कि ये अमेरिका मुझे क्यों हेलो हाई कर रही है, क्यों इतना स्वागत कर रही है। 145 करोड़ लोगों को वो बुर्ग बनाते हैं और बताते हैं कि देखो मेरी कितनी इज्जत है, और यहाँ लकड़ी ढंके की चोट पे कहते हैं अरे भाई पुराने जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो तब भी फोटोग्राफ आते थे। हाँ, तब भी आते थे। पुराने जमाने में जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बन के गए इंग्लैंड जवाहरलाल नेहरू, तो रास्ते से गाड़ी निकल नहीं रही थी, इतनी भीड़ थी देखने के लिए उस आदमी, इतनी भीड़ थी। हाँ, तब तो उन्होंने कोई आदमी भेज के इंडियन लोगों को इकट्ठा नहीं किए थे। अंग्रेज देखने वाले थे कि ये प्रधानमंत्री भारत का आया है, इसको देखना है। यहाँ तो भीड़ इकट्ठा की जाती है, 6 महीने पहले से लोग घूमना शुरू हो जाते हैं। अभी थोड़ा यूट्यूब वहां पे भी देखा जाता है अपना, हमको भी लोग जानते हैं, वहीं से लोग फोन भी करते हैं और बताते भी है कि कैसे हम गए, कैसी सारी व्यवस्था हो गई आने जाने की, सारी रहने की, और यहाँ लोग बोरा जाते हैं। एक अब भारत का प्रधानमंत्री कितना स्वागत होता है। बाकायदे इसके लिए भाऊ एक तंत्र काम कर रहा है। हाँ, एक तंत्र काम मैंने कर क्या रहा है। कहा, ये यहाँ की जनता और ये अंधभक्त जो है, आज अंधभक्तों ने जवाब देना चाहिए, ट्रंप को ललकार देना चाहिए, व्हाइट हाउस पे बिल्कुल हमला बोल देना चाहिए। हाँ, एकदम जो है ललकार के। नहीं, मैं ऋषि सुनक के आने पर इस देश में घड़ियाल ऐसे बजे। हाँ, बताओ, ऋषि सुनक को तो मुझे ऐसा सोच लिया था कि जैसा कल बिल्कुल इंग्लैंड अपने को पूछ के पानी पिएगा। हाँ,
मुझे उस समय लगा था कि 5-7 एकड़ जमीन हो सकता है भारत के नाम रजिस्ट्री कर दे इंग्लैंड में। अमेरिका ने भारत को धमकी दी, मैं भारतीय हूं, वो मेरी को धमकी है। इस धमकी का जवाब भारत को देना चाहिए, लेकिन भविष्य की रणनीति को देख के देना चाहिए। श्री कृष्ण को भी रणछोड़दास कहते हैं। हाँ, समय आने पे अजेय अपराजित होने वाला श्री कृष्ण भी रण छोड़ के गया, एक रणनीति के तहत गया। तो रणनीति के तहत हमें मात्र कुछ चंद मूर्ख यहाँ पे जय जयकार करे, उनके जय जयकारा के लिए इन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपने मूर्खता का प्रदर्शन देश ना करे, यही ये है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, ये धमकी मुझे है, ये धमकी आशीष आपको है, क्योंकि उसने देश को धमकी दी। खैर, एक बात तो आपने कहा रणनीति के हिसाब से काम करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे करके पूरे देश में आज आने वाले समय में आंदोलन होने वाला है। पूरे देश के लोग आंदोलित होंगे कि बांग्लादेश के हिंदू है। मुझे लगता है कि इसमें दम होगा, संघ और भाजपा में दम है, तो अमेरिकन एम्बेसी घेरने का प्रयास करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कैसी धमकी दी, लेकिन उस मामले में सभी सुनने के बाद भी अनसुना कहेंगे। लेकिन मैं और आप आहत है, इस धमकी को मैं बहुत सीरियसली ले रहा हूं, आने वाले समय रिप्लिकेशन देख रहा हूं, और मुझे लगता है इस धमकी का सही जवाब सही समय पे आने को देने की जरूरत है। वर्तमान में स्ट्रेटेजी करने की जरूरत है, जिसके तहत भारत का निर्यात भी ना रुके, भारत के अमेरिका के साथ संबंध बने रहें, और साथ में ये इससे सीख ले कि कोई राष्ट्राध्यक्ष कंधे पे हाथ रखता है तो आपका लंगोटिया दोस्त नहीं होता। एक बात आपने कहा, स्ट्रेटजी, रणनीति से काम करने की जरूरत है, तो कर रहे हैं, रणनीति से कर रहे हैं। विश्वगुरु बनने की तरफ रणनीति से काम किया जा रहा है, क्योंकि देखिए रणनीति के तहत ही आज एक और मस्जिद में, बदायूं की एक और मस्जिद में मंदिर मिल गया है। तो रणनीति से काम हो रहा है विश्वगुरु बनने के लिए। बदायूं की एक मस्जिद में मंदिर की तलाश शुरू हो गई है, 3 तारीख को उसकी सुनवाई है। इजाजत दीजिए, ऐसी रणनीति बनेगी तो भारत का भविष्य कितना उज्जवल है, यह आप लोग तय कीजिए। कल दोपहर हम फिर मिलेंगे भाऊ के साथ, कार्यक्रम यही, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।